वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं सिमन डैनियल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ लुका छिपी खेल रही है। इस लड़की का नाम कैथरीन है और ये अपने पापा की मदद से अपनी माँ को ढूंढ लेती है। इसके बाद कैथरीन की छिपने की बारी आती है। उसकी माँ पूरे घर में उसे ढूंढती है लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर जब वो घर से बाहर आती है तो एक सर्वेंट उसे इशारा करके कैथरीन की जगह बता देती है। कैथरीन एक दीवार के पीछे छिपी हुई है, लेकिन जब उसकी माँ उसके पास आती है उससे पहले वो कहीं गायब हो जाती है। उसकी माँ को वहाँ पर सिर्फ डॉल पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि मेरी बेटी कहाँ गायब हो गई, और जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर उसका हस्बैंड भी बाहर आ जाता है और दोनों मिलकर कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में हम इस इंसिडेंट के बहुत साल के बाद सिमन डैनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, और इस वक्त वो रशिया से अपने दोस्त के पास आया हुआ है जो किसी मर्चेंट से डायमंड खरीदने वाला है। सिमन उस डायमंड को चेक करके बताता है कि ये ओरिजिनल डायमंड है जिसकी कीमत 10 मिलियन रुपए है। सिमन का दोस्त उस मर्चेंट से 5 मिलियन रुपीस में डील कर देता है, लेकिन जब वो मर्चेंट यहाँ से चला जाता है तो सिमन फिर से डायमंड देखता है और पता चलता है कि मर्चेंट उसे असली डायमंड की जगह नकली डायमंड देकर चला गया है। इसलिए वो उसका पीछा करके कैसे भी उसको पकड़ लेता है और उससे ओरिजिनल डायमंड ले लेता है। अब वापस जाते समय रास्ते में सिमन अपने दोस्त को बातों ही बातों में बताता है कि वो यहाँ पर दुनिया का इकलौता और सबसे कीमती बरमेरी रबी डायमंड ढूंढने के लिए आया है। अब उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मैं इस डायमंड को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन सिमन बताता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सिर्फ सबसे अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद सिमन अपने प्रोफेसर मिस्टर दिवाकरन के घर जाता है। सिमन और उसका दोस्त संतोष मिस्टर दिवाकरन से ही आर्कियोलॉजी और जेमोलॉजी की ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब मिस्टर दिवाकरन बताते हैं कि कुछ महीने पहले उनके पास कराड़ी मिल्ला गांव के एक पुराने गेस्ट हाउस का केस आया था। इस गेस्ट हाउस को वहां के लोग भूत बंगला कहते हैं, क्योंकि आज से 80 साल पहले यानी कि सन 1940 में ब्रिटिश लोगों ने इस बंगले पर कब्जा कर लिया था। उस बंगले में ग्रॉगरी और मार्गरेट नाम का एक कपल भी रहा करता था। ग्रॉगरी एक इंजीनियर था। उन दोनों ने एक लड़की को अडॉप्ट किया था जिनका नाम था कैथरीन। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन एक दिन कैथरीन अचानक गायब हो गई। मार्गरेट ने बहुत सालों तक अपनी बेटी के वापस लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आई तो मार्गरेट को लेकर ग्रॉगरी इंग्लैंड चला गया। पर जाने से पहले मार्गरेट ने कैथरीन के लिए एक बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था, ताकि अगर किसी दिन कैथरीन वापस आए तो वो खजाना उसके काम आ सके। मिस्टर दिवाकरन आगे बताते हैं कि इस वक्त उस बंगले पर मैथ्यू ने कब्जा किया हुआ है, और जब मुझे पता चला कि मैथ्यू इस बंगले को जल्द से जल्द बेचने वाला है तो मैंने कुछ दिन पहले संतोष को वहां भेजा। लेकिन कल पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने बताया कि संतोष वहां से गायब हो चुका है और कहीं पर भी उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सिमन कराड़ी मिल्ला गाँव के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसे संतोष के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री और उस छिपे हुए खजाने को ढूंढ निकालना है। गाँव पहुंचने पर वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि यहाँ की ओनर सीता के पास ही बंगले की चाबी है। वो बंगले को साफ करने के लिए विनोद और उसकी बहन रेशमा को भेज देती है और सिमन के लिए नाश्ता भी लेकर आती है। जब सिमन नाश्ता कर रहा होता है तो उसके पास रेस्टोरेंट की ओनर की बेटी वर्षा आती है और वो उसे बंगले में आने वाले सभी टूरिस्ट की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे कैथरीन की आत्मा ने उन्हें वहां से भगा दिया। वो बताती है कि पिछली बार जो टूरिस्ट आया था उसे तो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। सिमन समझ जाता है कि ये संतोष के बारे में ही बात कर रही है। खाना खाने के बाद सिमन जब जंगल की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में गांव वालों की तस्वीर खींचते हुए एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है स्टेला। बंगले पर आने के बाद वो विनोद से स्टेला के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि स्टेला एक फोटोग्राफर है और वो यहाँ पर अकेली रहती है। अब साफ सफाई पूरी होने के बाद विनोद और रेशमा यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाते ही सिमन पूरे बंगले को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। रात में उसे खिड़की से बाहर कोई दिखाई देता है तो जब वो नाइट विजन ग्लास लगाता है उसको एक हिरन दिखाई देता है। सुबह होने पर सिमन जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि विनोद ने उसे बताया था कि स्टेला भी सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए जाती है। वहाँ जब वो स्टेला से इंट्रोडक्शन करता है तो उसे पता चलता है कि स्टेला यहाँ पर ट्राइब्स के ऊपर बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आई है और वो 2 महीने तक यहीं रुकने वाली है। इसके बाद सिमन जब वापस जाता है तो देखता है पुलिस वाले बंगले के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले सिमन को पिछले केसेस के बारे में बताते हैं और उसे वापस जाने के लिए भी समझाते हैं, लेकिन सिमन यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तो इसके बाद उन्हें इसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो सिमन के आईडी कार्ड की फोटो लेकर चले जाते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर वर्षा उसके लिए खाना लेकर आती है। वर्षा से पूछने पर पता चलता है कि जब संतोष यहाँ से गायब हुआ था तब वो गाँव से बाहर कोचिंग के लिए गई हुई थी। इसके बाद हम इस बंगले के मालिक मैथ्यू को देखते हैं जो 2 गाँव वालों के बीच सुलह करवा रहा है। दरअसल मैथ्यू को गाँव के लोग अपना भगवान मानते हैं। फिर जब सिमन विनोद से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है और वो सिमन को बताता है कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस बस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आती है। दरअसल मैथ्यू को लगता है कि सिमन यहाँ उसके बंगले को खरीदने के लिए आया हुआ है, इसलिए
वो उसे ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें जितने भी दिन यहाँ पर रहना है रह सकते हो। अब मैथ्यू के जाने के बाद विनोद बताता है कि मैथ्यू आने वाले इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और उसके सामने जो आदमी इलेक्शन लड़ने वाला था वो तो गायब हो गया। लोगों का मानना है कि मैथ्यू ने उसे मारा है। खैर, अब रात को सोते समय सिमन को छत से कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर चेक करता है तो उसे कैथरीन की डॉल दिखाई देती है, जिसे देखते वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके बंगले के पास बने हुए स्टोर रूम के पास कुछ उसे दिखाई देता है, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक सिमन, स्टेला, वर्षा और विनोद आसपास के पूरे इलाके में घूमते हैं, जिससे स्टेला को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए फोटो कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है और सिमन को उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने का। चारों दिन भर यहाँ के जंगलों को एक्सप्लोर करते हुए रात भर घूमते रहते हैं। फिर रात को कैंप लगाकर आग जलाकर उसके पास बैठकर बातें करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिमन की मैथ्यू के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मैथ्यू ने तो उसे अपना सीक्रेट रूम भी बता दिया होता है जहाँ ब्रिटिश जमाने की एक मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद एक दिन जब रात को सिमन खिड़की के पास बैठा हुआ आराम कर रहा होता है तो खिड़की के बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद सभी दरवाजे खुद व खुद खुल जाते हैं। जब वो छोटी लड़की सिमन के पास आती है तो उसे सिमन वहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो सिमन उसे पकड़ लेता है। पर सिमन को कोई इंसान धक्का देता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर भागने लगता है। फिर सिमन उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम में आ जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग न पाए। अंधेरे में मास्क पहना हुआ एक आदमी अचानक से सिमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिमन उसकी जमकर धुलाई करता है और जब वो उसका मास्क निकालता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विनोद है। अब विनोद उसे बताता है कि जब मार्गरेट इस बंगले में रहती थी तो मेरी दादी यहाँ पर काम किया करती थी, लेकिन कैथरीन के गायब होने के बाद जब मार्गरेट को इंग्लैंड जाना पड़ा तो जाने से पहले उसने दादी को यहाँ कैथरीन के वापस आने तक ये कहा कि कोई इस बंगले को ना खरीदे, इसका ध्यान रखना। उस दिन के बाद से मेरा पूरा परिवार इस बंगले की देखरेख में लग गए और जो भी खरीदने के लिए आते थे उन्हें यहाँ से भगा दिया जाता था और इसमें मेरी बहन रेशमा भी मेरा साथ देती थी। वो आगे बताता है कि मार्गरेट ने कैथरीन को देने के लिए मेरी दादी को एक लेटर और गिफ्ट बॉक्स दिया जिसे मैंने संतोष को भी दिखाया था। इसके बाद सिमन भी उस लेटर और गिफ्ट को लेकर बंगले में आ जाता है और सुबह होने पर जब वो गिफ्ट बॉक्स में मिले बुल के खिलौनों को देख रहा होता है तभी वहाँ पर वर्षा और नंदू आ जाते हैं। नंदू उस बुल के खिलौने को देखते बता देता है कि ये फ्रेंडिनेंट बुल है। इसके बाद वो इस बुल के ऊपर लिखी गई एक स्टोरी भी सुनाता है जिसके बारे में उसने स्कूल में पढ़ा था। उसकी कहानी सुनकर सिमन उन दोनों के साथ कुछ सबूत ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आता है जहाँ उसको एक पुराने बॉक्स में 1936 में पब्लिश हुई द स्टोरी ऑफ फ्रेंडिनेंट नाम की एक बुक मिलती है जिसे हिटलर ने जर्मनी में बैन कर दिया था। जहाँ सिमन इस बुक में लिखी हुई कहानी पढ़ता है तो वर्षा डर जाती है और नंदू को लेकर यहाँ से चली जाती है। इस बुक और मार्गरेट के लिखे हुए लेटर को पढ़ने के बाद सिमन को एक क्लू मिलता है जिसमें बंगले के बाहर लगे हुए कॉक ट्री के बारे में बताया गया है। फिर सिमन जब उस पेड़ के आसपास की जगह की तलाशी करता है तो उसे दीवार में ईंटों के पीछे रखा गया एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स को खोलने पर म्यूजिक नोट्स, 2 डाइस, एक छोटी डॉल और फॉलो मी लिखा हुआ है और साथ ही में एक सांप सीढ़ी का गेम भी प्रिंट मिलता है। इसके साथ उसे मरी हुई मक्खी भी दिखाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि उससे पहले संतोष ने इस बॉक्स को निकाला था, लेकिन संतोष ने आखिर इसे वापस दीवार में क्यों रखा। अगले दिन जब सिमन जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर जगह पर ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जो पूरे इलाके में नहीं पाए जाते, इसलिए वो तुरंत पुलिस को बुलाकर इस जगह की खुदाई शुरू करवाता है। कुछ देर तक खोदने पर उन्हें संतोष की डेड बॉडी मिल जाती है। सिमन ये बात अपने प्रोफेसर को बताता है तो वो उसे वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन सिमन अब इस केस को सॉल्व किए बिना वापस नहीं जाना चाहता। अगले दिन जब सिमन पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे वहाँ पर एक लोकल लड़का बहुत अजीब तरीके से देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके इंस्पेक्टर से बात करने लगता है। तो इंस्पेक्टर बताता है कि हमें संतोष की डेड बॉडी पर फीमेल हेयर मिले हैं। इसके बाद रात को सिमन सीता के रेस्टोरेंट में सभी को बताता है कि कैसे मैंने और संतोष ने एक साथ मिलकर बेशकीमती चीजों की खोज की। उसकी बातें सुनकर सीता बताती है कि संतोष मेरे यहाँ कभी कभी खाने के लिए आता था, लेकिन एक बार वो बहुत दिनों तक नहीं आया। मैं उससे बंगले पर मिलने गई लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं, ताला लगा हुआ था। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद एक कांस्टेबल फोन करके मैथ्यू को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद सिमन देखता है कि स्टेला अपना पूरा सामान लेकर उसके बंगले में रहने के लिए आ गई है। फिर रात को दोनों कैंडल लाइट डिनर करने के बाद डांस करते हैं। वह जब स्टेला सो रही होती है तो जंगल से आने वाली आवाजों से डर कर वो सिमन के पास आकर सो जाती है। फिर सुबह जब वो नींद से उठती है तो सिमन उसे एक लॉकेट दिखाता है जो स्टेला का है और उसमें कैथरीन की तस्वीर भी है। फिर स्टेला सिमन को सच बताती है कि कैथरीन मेरी दादी थी। पैसों की तंगी के चलते कैथरीन की माँ ने उसे मार्गरेट को दे दिया और कुछ महीनों के बाद उसे मार्गरेट से वापस चुरा लिया। इसके बाद उसकी फैमिली बॉम्बे में शिफ्ट हो गई जहाँ उसकी दादी यानी कि कैथरीन उसे यहाँ की कहानियां सुनाया
करती थी। स्टेला बताती है कि कैथरीन की मौत के बाद उसकी कहानियों को जानने के लिए ही मैं यहाँ पर आई। अगर ये बात मैथ्यू को पता चलेगी तो वो मुझे गाँव से बाहर निकाल देगा, इसलिए मैंने आज तक उसको ये बात कुछ नहीं बताई। अब स्टेला की बातें सुनकर सिमन को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताता है, साथ ही उसे कैथरीन से जुड़ी हुई चीजें भी दिखाता है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर के लिए सीता के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वर्षा कल शहर जाने वाली है, क्योंकि उसका कॉलेज शुरू होने वाला है। जाने से पहले वर्षा सिमन को बताती है कि मैं संतोष से एक बार मिली थी। ये सुनकर सिमन को कुछ समझ में आता है। अब सिमन और स्टेला जब कैथरीन के बॉक्स से मिली हुई चीजों से क्लू खोज रहे होते हैं तो सिमन उस म्यूजिक नोट को अपने गिटार में बजाता है जो उसे बॉक्स में मिला था। गिटार बजाते समय वो नोटिस करता है कि म्यूजिक नोट से आने वाली आवाज घड़ी से आने वाली आवाज के बिल्कुल जैसे सुनाई देती है, इसलिए वो घड़ी की तलाशी लेता है तो नीचे बने हुए सीक्रेट बॉक्स में उसे एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर एक चाबी रखी हुई है। उस डायरी में कैथरीन के बनाए हुई पेंटिंग्स भी होती है। उस डायरी में एक पेंटिंग वैसी है जैसे कि घड़ी के पास वाली दीवार पर लगी हुई पेंटिंग है। उस पेंटिंग में बने हुए आदमी की उंगली घड़ी की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन सिमन समझ जाता है कि मुझे ये कंफ्यूज करने की एक चाल है। इसके बाद जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो सिमन को खिड़की के पास एक आदमी दिखाई देता है और सिमन उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है, जहाँ वो आदमी सिमन को भगा भगा कर मारता है। फिर अगले दिन चाय पीते समय स्टेला कहती है हमें पुलिस को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन सिमन उसे समझाता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पाएगी। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मैथ्यू अपने आदमियों के साथ आता है और वो सिमन को कल सुबह होने से पहले बंगले को छोड़कर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सिमन और इंस्पेक्टर साथ मिलकर संतोष के मर्डर केस के बारे में मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मैथ्यू के जाने के बाद सिमन लंच कर रहा होता है तो जब स्टेला टेबल से पानी की गिलास पास करती है तो उसे मिरर इफेक्ट के बारे में पता चलता है और वो कैथरीन को आमने सामने बैठे हुए इमेजिन करने लगता है। इसके बाद वो स्टोर रूम से कांच का बड़ा गिलास लेकर उस पेंटिंग के सामने रखता है और जब वो उसमें पानी डालता है तो मिरर इफेक्ट से पेंटिंग में बने हुए आदमी की उंगली दूसरी ओर पॉइंट करने लगती है। सिमन क्लू का पीछा करते हुए सामने की दीवार में लगी हुई अलमारी के पास जाता है जहाँ चाबी के लिए एक सुराग बना हुआ है। उसे याद आता है कि डायरी के ऊपर उसे एक चाबी मिली थी। उस चाबी से वो लॉक खुल जाता है और एक बॉक्स बाहर आता है। बॉक्स में एक पेपर है जिसमें नक्शा बना हुआ है। सिमन नक्शे को देखते समझ जाता है कि ये मैथ्यू के घर का नक्शा है और जब वो डायरी में बनी हुई पेंटिंग को दोबारा देखता है तो उसे मैथ्यू के सीक्रेट रूम में लगी हुई उस ब्रिटिश के जमाने की मूर्ति याद आ जाती है। इसका मतलब वो डायमंड उस मूर्ति के आसपास ही है। फिर वो दोनों चुपके से मैथ्यू के घर जाते हैं जहाँ सीक्रेट रूम की तलाशी लेने पर उन्हें मूर्ति के नीचे एक तहखाना दिखाई देता है। तहखाने के अंदर जाने के बाद सिमन वहाँ पर बनी हुई पेंटिंग्स और कैथरीन की डायरी में बनी हुई पेंटिंग्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर डिकोड करता है। उसके बाद वहाँ पर बने एक बटन को घुमाता है तो दीवार में लगा हुआ मैकेनिज्म अपने आप एक्टिव हो जाता है और दीवार से एक बॉक्स निकलता है जिसके अंदर दुनिया का सबसे बेशकीमती रवि डायमंड रखा हुआ है। तभी हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि संतोष को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि स्टेला ही थी और वो सिमन पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिमन उसे पकड़ लेता है पर स्टेला उसे चकमा देकर भाग निकलती है और जाते समय तहखाने का दरवाजा भी बंद कर देती है। कुछ देर तक दरवाजे को पीटने के बाद आखिरकार सिमन उसे खोल ही लेता है, लेकिन बाहर आने पर वो देखता है कि मैथ्यू और उसके गुंडे उसका इंतजार कर रहे हैं। सिमन फिर एक एक करके उन सभी गुंडों को मार डालता है। तभी मैथ्यू उसे गन पॉइंट पर रख लेता है, लेकिन सिमन बड़ी चालाकी से उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे समझाता है कि संतोष के मारने के पीछे स्टेला का हाथ था। ये कहकर सिमन उसके हाथ में बंदूक थमाकर निकल जाता है। जब वो जंगल में आता है तो उसका सामना उस लड़के से होता है जिसे उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो लड़का सिमन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन सिमन उसे दबोच लेता है। उसके बाद जब स्टेला अपनी गाड़ी से जा रही होती है तो उसे गाड़ी के सामने वही लड़का उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है जिसके पास में बैठा है सिमन। तब हमें पता चलता है कि वर्षा ने सिमन को बताया था कि संतोष के गायब होने से पहले मैंने उसे स्टेला के साथ देखा था और वो स्टेला ही थी जिसने उस बॉक्स को दीवार में वापस रखा था। फिर स्टेला चाकू से सिमन पर अटैक करती है और सिमन उससे चाकू छीन लेता है। वो स्टेला के हाथों को हथकड़ी से बांध देता है और उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी के क्लाइमेक्स का ट्विस्ट कैसा लगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।